गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत का भूगोल चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर किया था। इस सेशन में हम लोग उस सेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इससे पहले उन तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन है जिन्होंने इस चैनल को काफ़ी प्यार दिया है। साथ ही साथ क्या कहना है कि आप क्या करें, इस चैनल पर जितने भी अपकमिंग वीडियो आने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि 17 दिसंबर को आपकी एग्जामिनेशन तिथि घोषित हो चुकी है और उसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो माने किया जा चुका है। ठीक है, सभी अभ्यर्थी अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। तो रही बात एग्जामिनेशन की, करंट अफेयर्स का सीरीज आज शाम से या कल मॉर्निंग से कंप्लीट शुरू होगा, जो एग्ज़ाम तक चलेगा। तो बिल्कुल इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पिछले प्रश्न से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने 43 नंबर प्रश्न तक कवर किया था जो पिछले चैप्टर का था। तो चलिए इस सेशन में 44 नंबर प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। तो अगर बात की जाए डंकन पैसेज की तो यह दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य अवस्थित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। तो ये याद रखेंगे, इनका नाम रखा गया है, एक भारत के महासर्वेक्षक थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद यानी कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। अगर बात की जाए हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियर की तो यह हो जाएगा आपका सियाचिन ग्लेशियर, नाम भी जानते होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है। तो इस तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न में है कि माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह हो जाएगा आपका K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका पड़ता है असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सर क्रीक कहाँ पे स्थित है। अगर बात की जाए सर क्रीक की तो यह गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर प्रश्न में है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे जो है कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अरकाना योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो कि स्थित है। तो यह स्थित है आपका म्यांमार में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न हिमालय और डैश के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, शिवालिक हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी है, उसे दून के नाम से जानेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अरब सागर के द्वीपों के किस भाग को मिनिकाय द्वीप के नाम से जाना गया है। अब बात की जाए अरब सागर के जो द्वीप है उसके किस भाग का, उसका कोई पार्ट है जिसे मिनिकाय द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा दक्षिणी। ठीक है, किस भाग को, द्वीपों के दक्षिणी भाग को मिनिकाय द्वीप के नाम से जाना जाता है। 55 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो यह अटल टनल जो है पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर प्रश्न में फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है, एक तरफ आपका दर्रा है, ठीक है, एक तरफ दर्रा है और दूसरी तरफ राज्य है। अब यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य किस दर्रे से होकर है, तो वहाँ आपको सही सुमेलित करना है। पहले नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बुमला, यह बुमला पर्वतीय दर्रा है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ए का 1 हो जाएगा। अगला है बी नंबर ऑप्शन में जेलेपला दर्रा,
तो यह जेलेपला दर्रा जो है आपका सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है मुलिंगला दर्रा, ठीक है, तो यह मुलिंगला दर्रा है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और सिपकिला दर्रा की अगर बात की जाए तो यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरीके से अगर इसको सही सही देखेंगे कि भाई किसका किसके साथ मैच कर रहा है, तो देखिए ए का हमने मैच किया है ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अब ए का ऑप्शन नंबर 1 के साथ एकमात्र ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है, तो यह कश्मीर हिमालय जो है, कश्मीर हिमालय, वहाँ पे यह करेबा भू आकृति पाई जाती है। 58 नंबर प्रश्न में है कि जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। बात की जाए जोजिले दर्रे की तो यह आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। याद रखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से भौगोलिक जो है स्थिति के हिसाब से यह प्रश्न हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। पूछा गया है जोजिला दर्रा, प्रसिद्ध प्रश्न है ये, जोजिला दर्रा किस को जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को ये जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। दर्रा क्या होता है, दो पर्वतीय क्षेत्र के बीच जो स्थित ये जगह है, ठीक है ना, यहाँ से जाने का यह एक जगह होता है दर्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था, तो यह टेथिस सागर था। हिमालय के स्थान पर क्या था पहले, टेथिस सागर था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो यह लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। 61 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। बात की जाए रोहतांग दर्रे की तो यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। 62 नंबर प्रश्न है इलायची पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, तो यह केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा के मध्य स्थित है यह इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि फिर यहाँ पे एक जगह आपका पहाड़ी है लेफ्ट साइड में और दूसरी तरफ क्षेत्र है, आपको सही सही सुमेलित करना है, सही सही मैच करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला नंबर ऑप्शन में है कार्डमम पहाड़ियाँ। अभी तुरंत हमने पढ़ा है, तो कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, मध्य भारत में, ठीक है। अभी देखिए प्रश्न में क्या कह रहे थे, युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सही सुमेलित, मैच नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सुमेलित कौन सा है उसे हमें बताना है। चलिए अगर बात की जाए कार्डमम पहाड़ियाँ की, ठीक है, तो कार्डमम पहाड़ियाँ जो कि कोरोमंडल तट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर बात करें कैमूर पहाड़ी की, ठीक है, तो कैमूर पहाड़ियाँ का कोंकण तट दिया हुआ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, सही है, और मिकीर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है, तो यह भी आपका ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए कार्डमम की पहाड़ियाँ भी हमने क्या पढ़ा था, केरल एवं तमिलनाडु, इसी को इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, तो यह आपका कोरोमंडल तट तो नहीं हुआ, कोरोमंडल तट नहीं हुआ, और कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट, तो यह भी आपका गलत हो गया। 64 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। साउथ के बारे में बात कर रहा है, साउथ इंडिया के बारे में, तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर है अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, ये जो है आपका जो प्रश्न नंबर 64 था वो बीपीएससी में पूछा गया था। बीपीएससी का यह प्रीवियस ईयर पेपर है, मतलब क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 65 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से गलत है। अब देखिए मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में ये दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा गया है कि इसमें से सुमेलित कौन नहीं है, तो यही एकमात्र जो है आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि गठजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, नल्लामाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, और सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को फिर सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है, सही सही सुमेलित करना है। अब देखिए सबसे पहले आपका केरल आता है, ठीक है। केरल की अगर बात की जाए तो वहाँ की केरल राज्य की सबसे
ऊंची चोटी की अगर बात करें तो यह हो जाएगा अनामुई, ठीक है, अनाईमुडी कहते हैं उसे। तो आपने पिछले प्रश्न में भी इसे पढ़ा था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद भी रख करते चलना है ना, क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है। अगला है नागालैंड। नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हमें यह बताना है। तो यह हो जाएगा आपका सारामती, ठीक है, याद रखेंगे सारामती। इसके बाद आपका है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नंदा देवी। यह तो आपको याद होगा, अगर यह याद है तो इससे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए मैंने पिछले सेट में जो कराया था उसमें मैंने बताया था कि अगर इस तरीके का मिलान में 4 फैक्ट रहता है तो कोई 2 फैक्ट से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। वैसे आप कोशिश करेंगे पूरे फैक्ट याद रखने के। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ का सबसे ऊंची चोटी है तमिलनाडु राज्य की दोधा बेट्टा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 67। लेकिन इससे पहले इसका ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। यहाँ से दोस्तों ज्योग्राफी तो कवर हो ही रहा है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं, देखिए होता क्या है कि अगर कोई परीक्षार्थी है थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं तो समझ नहीं पाते। ये आपका स्टैटिक जीके भी है, ठीक है, तो यह बदल नहीं सकता है। तो स्टैटिक जीके भी हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, माने सारे स्टैटिक जीके नहीं, ज्योग्राफी पार्ट में भी तो स्टैटिक जीके है, तो यह स्टैटिक जीके जो है यहाँ से कंप्लीट कर रहा है। और अधिकतर स्टैटिक जीके जो है वह ज्योग्राफिकल जो है बेस का ही है सारा स्टैटिक जीके लगभग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 68 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 2 सूची दिया हुआ, एक तरफ घाटी है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य है, इसको सही सुमेलित करना है। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन है मरखा घाटी की, ठीक है। तो मरखा घाटी का संबंध किस राज्य से है? मरखा घाटी जो है वह लद्दाख में है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, जुकू घाटी। जुकू घाटी की अगर बात करें तो यह हो जाएगा आपका नागालैंड में, ऑप्शन नंबर 4। सांगला घाटी की अगर बात की जाए तो सांगला घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में और युथांग घाटी आपका हो जाएगा सिक्किम में। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमाद्री श्रेणी। 70 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है। तो यह समड़ी पार्ट में स्थित है गौरलाटा चोटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 71। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में क्या है, यह एक चैप्टर, नया चैप्टर है जिसका नाम है अपवाह तंत्र और प्रतिरूप, उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न कवर किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र पूछा जा रहा है नदी का, तो यह हो जाएगा आपका गोदावरी नदी, जहाँ की ऑप्शन आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो वह कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तीसरे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी हो जाएगी आपका सोन नदी। चौथे नंबर प्रश्न में है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यह हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, याद रखेंगे। और देखिएगा यहाँ से प्रश्न छपेंगे और उस समय मैं आपको लाइव आके बताऊंगा। अगर जो लोग इस सेशन को समझ रहे हैं कि भाई यूं ही हवा में, तो एग्जामिनेशन के बाद ज़रूर हम आपसे मिलेंगे, और वो भी तिथि निश्चित है 17 दिसंबर, हम 18 दिसंबर को आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात। 5वें नंबर ऑप्शन की अगर बात करें तो 5वें नंबर ऑप्शन में है, प्रश्न में हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन सी है, वह हो जाएगी महानदी। जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है वह अपवाह तंत्र में, हिमालय के अपवाह तंत्र में सम्मिलित है, महानदी सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 6ठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है। तो यह निकलती है झेलम नदी। 7वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। तो वहाँ पे धार्मिक स्थल हो जाएगा आपका चंद्रहासिनी देवी, ऑप्शन नंबर सी।
8वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है। तो वह गोवा में स्थित है दूध सागर प्रपात। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या अरावली, प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, यानी कि जल को बांटता है। तो यह किसको बांटता है? सिंधु और गंगा नदी के मध्य जो है एक जल विभाजक का काम करता है अरावली पर्वत श्रृंखला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है। तो यह जो चिनाब नदी की अगर बात की जाए तो यह गुजरती है आपका जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो यह होती है आपकी महानदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर स्थित है। 13 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। यह हो जाएगा आपका ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किसी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसमें से जो कौन सी नदी है वह भारत से नहीं निकलती है। तो यह हो जाएगा आपका सतलज नदी, ऑप्शन नंबर डी। भारत में उद्गम इसका नहीं है, मतलब वहाँ से निकलती नहीं है। ब्यास, चिनाब और रावी जो है वह भारत में इसका उद्गम स्थल है। 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत व नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो यह हो जाएगा आपका काली नदी। 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि लेह अवस्थित है। लेह कहाँ अवस्थित है? लेह की अगर बात की जाए तो यह आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न है, फिर से यहाँ पे सूची दिया हुआ है, एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ नदियों का संगम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 18 में पहले नंबर ऑप्शन की अगर बात करें हम रुद्रप्रयाग की दोस्तों, तो रुद्रप्रयाग जो है वह किस नदियों के मेल से बनता है। तो अगर बात की जाए रुद्रप्रयाग की, तो जब अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी की अगर मिलती है तो यह रुद्रप्रयाग बनता है। नंदप्रयाग की अगर बात की जाए तो नंदप्रयाग तब बनेगा जब नंदाकिनी, ठीक है, यहाँ पे नंदाकिनी होना चाहिए कि मंदाकिनी होना चाहिए? मंदाकिनी होना चाहिए ना। नंदाकिनी की चलिए नंदाकिनी और अलकनंदा जो है मिलेगी तो नंदप्रयाग बनेगा। कर्णप्रयाग की अगर हम बात करें साथियों, कर्णप्रयाग की, तो यह जो है आपका अलकनंदा और पिंडार के संगम पर मिलेगा, ठीक है। अलकनंदा और पिंडार जहाँ पे मिलते हैं वहाँ कर्णप्रयाग होता है। और देवप्रयाग की बात की जाए तो यह सभी जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं वहाँ देवप्रयाग बनता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संकोश नदी किन राज्यों की सीमा को बनाती है। यानी संकोश नदी के माध्यम से किन दो राज्यों के मध्य सीमा का निर्धारण होता है या वो सीमा बनाने का कार्य करती है। तो यह हो जाएगा असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य। 20वें नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। तो यह जो है वृक्षनुमा एक अपवाह तंत्र बनाती है, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो यह हो जाएगा अंचार झील, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर प्रश्न में है कि दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है। तो यह जो है दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील यानी कि मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है अथवा कहा जाता है। यह रूपकुंड झील जो है उसे मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 25, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपका दामोदर नदी को, ठीक है।
दामोदर नदी जो है उसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो यह हो जाएगा महानदी। महानदी जो है वह उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है। 27 नंबर प्रश्न में है कि भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में है वह कौन सा जलप्रपात स्थित है? वहाँ पे भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो यह हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात। अगर आपसे प्रश्न करें कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है तो यह जबलपुर में यानी कि भेड़ाघाट में, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से जलप्रपात व नदी युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। तो हुंडरू स्वर्ण रेखा हो जाएगी, दसम कांची और जोन्हा राहु लोध बरार जो है बरकार, ठीक है, यह डी नंबर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। 29 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर अगर बात की जाए तो यह आपका हो जाएगा पेरियार, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है 30 नंबर, यहाँ पे कथन दिया हुआ है, 3 कथन है, पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, 30 नंबर ऑप्शन का आंसर करना है। तो अगर बात की जाए पहले प्रश्न की, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, तो यहाँ से यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है, दूसरे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, तो यह भी आपका गलत है। और तीसरे नंबर ऑप्शन की अगर बात की जाए कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन बी में दिखा रहा है, वही है आपका ऑप्शन नंबर 3। यदि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो सबसे सही है आपका चंबल नदी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। 32 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है? तो यह हो जाएगी आपकी इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है वह कावेरी नदी की सहायक नदी है। 33 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं सहायक नदी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह हो जाएगा आपका गोदावरी इंद्रावती, यह जो है मुख्य नदी और सहायक नदी का सही सुमेलन है। इसके अलावा गंगा पेनगंगा यह सही नहीं है। लूनी सुकरी और कृष्णा भीमा ये सही है, तो हमारा गलत आंसर ढूंढना था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो वह झील हो जाएगी अष्टमुडी झील। यह अष्टमुडी झील जो है वह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अगर बात की जाए खाड़ी, सुकरी और जवाई, यह तीनों की तीनों जो है वह लूनी नदी की सहायक नदी है, जबकि अगर बात की जाए बनास लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा इसमें से एक कृत्रिम झील का उदाहरण है, यानी कि कृत्रिम झील इसमें से कौन सा है, ठीक है, जो बनाया गया है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका कोडाइकनाल, यानी कि कोडाइकनाल तमिलनाडु में स्थित है। यह प्राकृतिक झील नहीं है, कृत्रिम झील है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित झील है, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं? तो वह नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की वह 3 महत्वपूर्ण नदियां जिसका स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है, तो वह हो जाएगी आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? तो तीस्ता नदी की अगर बात करें तो 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, उसमें रावी सम्मिलित था, चेनाब था, ब्यास था, लेकिन तीस्ता उससे संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ नगर दिया हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ उससे संबंधित नदी दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सही सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। पहले नंबर क्या है, ऑप्शन को सॉरी, तो ऑप्शन में क्या है लखनऊ। ठीक है, यह लखनऊ नगर में नदी की बात की जा रही है, तो कौन सी नदी होगी साथियों? तो लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पे गोमती, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
फिर अगला है जबलपुर। अगर जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर में हमारा हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा हम बात करें सूरत, तो सूरत नगर में नदी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ताप्ती, और पटना में बात करें तो गंगा, ठीक है। तो डी का 1 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी का 1 है आपका, ए में नहीं है, सी में नहीं है, तो यहाँ से मात्र बी और डी में है। और ए का हमने लगाया है 4, तो दोनों में है। बी का लगाया है हमने 3, तो यहाँ मात्र ऑप्शन नंबर बी में है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न में बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे पिक्चर क्लैरिटी की बात करें, यानी कि स्पष्टता की, तो यह थोड़ा सा धूमिल आ रहा है। फिर भी चलिए देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है, तो यह होती है आपका लद्दाख और जास्कर, ठीक है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है यह श्रेणी, जिसके मध्य में जो यह है हमारा क्या है, सिंधु नदी अपवाहित होती है। 41 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है, यानी कि सही है। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे डल झील जो मीठे पानी की झील है, तो यह आपका सही है, और वुलर झील खारे पानी की झील है। देखिए हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है, सुमेलित कौन सा है, हमें ये आंसर करना है। तो यह खारे पानी की झील दे रहा है, तो यहाँ पे ये गलत है। और यहाँ पे पंगोंग सो झील की बात की जाए तो यह खारे पानी की झील है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा 1 और 3 सही है। चौथे नंबर क्या कह रहा है, तोसो मोरोडी झील, ठीक है, मीठे पानी की झील, तो यह गलत है। मात्र 1 नंबर ऑप्शन है 1 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर बनेगा। 42 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी इसमें से कौन सी है। सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो यह हमारा हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 43वें नंबर प्रश्न की तरफ। 43वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। अब देखिए कावेरी जो कि सहायक नदी है, कावेरी नदी की सहायक नदी हेंसगी है, तो ये सही है। कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, सही है। गोदावरी की सहायक नदी प्राणहिता है, जबकि महानदी की अगर बात की जाए तो महानदी की पुनपुन सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, फिर से यहाँ पे एक सूची दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक तरफ झील है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य है, तो इसको मैच करना है सही। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले लोकटक, ठीक है, लोकटक की अगर हम साथियों बात करें तो लोकटक का क्या हो जाएगा, इसका सही सुमेलित हो जाएगा, यानी लोकटक झील किस राज्य में है, ठीक है, तो यह मणिपुर में है। उसके अलावा अगर हम बात करें चिल्का झील की, तो चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। आप यहीं से आंसर तक आप पहुंच जाएंगे अगर इतना भी याद रहेगा। तो ए का 2 यहाँ है और ए का यहाँ पे 1 है, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर बी का 1 है, तो बी का 1 दोनों में है। चलिए आगे पढ़ना पड़ेगा। भीमताल की अगर बात की जाए तो भीमताल आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 3 के साथ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन बनता है पुलिकट झील, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 45। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है। तो क्या होती है कि दामोदर नदी जो पश्चिम बंगाल से गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए छोटा नागपुर के पठार में क्या होती है, प्रवाहित होती है। 46 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील जो है नहीं है बल्कि लैगून है जिसमें खारा जल होता है, तो यह हो जाएगी चिल्का झील। चिल्का झील जो है वह खारा पानी की झील है, चिल्का हमारा खारे पानी की झील हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है, यह जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। अगर बात की जाए चित्रकूट जलप्रपात की तो यह जो है भारत का नियाग्रा है और इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है, यानी कि गलत है। गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट
त्रिम्बकेश्वर में पश्चिमी घाट से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और क्या है आपका सबड़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी में भी जो बातें कही जा रही हैं वो आपका सही है। सी नंबर प्रश्न में है कि प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। और डी में क्या रहा है कि यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, वही हमारा आंसर बनेगा। 49 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मानसिंगा झील, ठीक है, मानसिंगा झील की अगर बात करें तो जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है वह किस राज्य में अवस्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है मानसिंगा झील। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा इसमें सुमेलित है। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदियां है। पूछा गया है कि इसमें कौन सी सुमेलित है। चलिए पढ़ते हैं। घाघरा, पहला ऑप्शन में है घाघरा। घाघरा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, ताप्ती। तो ये आप यहाँ पे सही है। अगला है यहाँ पे अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि ऑप्शन में कोसी, तो कोसी की सहायक नदी जो है आपका अरुण हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सोन नदी की, ठीक है, तो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेम टू सेम सामने का सामने मैच जा रहा है। और दामोदर की सहायक नदी बराकर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि काली, सिंध, क्षिप्रा, पार्वती एवं बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो यह जो है आपका चंबल नदी है, जिसकी यह सहायक नदी है काली, सिंध, क्षिप्रा, पार्वती और बनास नदियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंगबैंग डेयर जलप्रपात अवस्थित है। तो यह है मेघालय में। मेघालय में जो कि भारत का उत्तर पूर्व राज्य पड़ता है, वहाँ पे रोंगबैंग डोअर जलप्रपात अवस्थित है। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है। अगर बात की जाए उद्गम की कि जो अरावली पहाड़ियाँ से कौन सी नदी इसमें से नहीं निकलती है, तो यह हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि माजुली द्वीप भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। बात करें माजुली द्वीप की तो वह जो है आपका ब्रह्मपुत्र पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि असम में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम व श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित होता है। तो इसका निर्माण जो है कावेरी नदी के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अगर बात की जाए, पूछा रहा है कि इसमें से कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदियाँ है, यानी कि वह नदी जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अगर बात की जाए बेतवा और चंबल नदी की, तो यह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के अफवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी यहाँ पे अगर बात की जाए कि इसमें से कौन सा सही है, तो अब देखिए हिमालयी नदियाँ सदा नीरा है, यानी कि हमेशा बहने वाली है, जबकि दक्कन की बहुत सी नदियाँ सदा नीरा नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी घाटी है, गलत है। लूनी, मच्छू तथा घग्गर अंतर्देशीय अफवाह तंत्र के उदाहरण है, तो ऑप्शन 1 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पेंगोंग झील की अगर बात करें, पेंगोंग त्सो झील, तो यह जो है जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कहा जाता है, कंट्रोल गुजरती है, वह कहाँ पे स्थित है। तो वह स्थित है आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर प्रश्न है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की दिशा में इसे व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पे पश्चिम से हमें क्या करना है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इस क्रम में पश्चिम से पूरब की दिशा में हमें व्यवस्थित करना है।
तो इस स्थिति में अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा आ जाएगा चंबल। ठीक है, चंबल आएगा। फिर चंबल के बाद अगर हम बात करें तो यह हमारा आ जाएगा सिंध। ठीक है, सिंध आएगा। फिर आएगा आपका बेतवा, बेतवा, और फिर आपका आ जाएगा केन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बता रहा है, यह केन है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 में बता रहा है, सॉरी ए में, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 60। 60 नंबर में एक तरफ झील दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति दिया हुआ है, यानी कि यह किस राज्य में अवस्थित है। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, सला झील। ठीक है, अगर सला झील की अगर बात की जाए तो साथियों यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद बरखर झील, यह आपका हरियाणा में पड़ता है। लोकटक झील मणिपुर में है और कालीवेली झील तमिलनाडु में स्थित है। तो यह सभी एक राइट सीक्वेंस में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। यहाँ पे उद्गम क्षेत्र है और नदी दिया हुआ है, यानी किस नदी का कौन सा उद्गम क्षेत्र है उस हिसाब से हमें क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रह्मगिरी की बात करते हैं। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन से नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कावेरी नदी। इसके अलावा वेरीनाग झरना से, है ना, किस नदी का उद्गम होता है, तो वहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, तो झेलम नदी का उद्गम होता है। और छोटा नागपुर के पठार से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, डी का ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन बनेगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। मोरीबंद डेल्टा जो है वह आपका बंगाल डेल्टा का एक उप विभाग है। 63 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियाँ जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है, तो यह हो जाएगी सोन और नर्मदा। सोन और नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और यह दो नदियाँ जो क्या है अलग अलग दिशाओं में वहाँ से प्रवाहित हो जाती है। 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इंडो ब्रह्मा क्या है। बात करें इंडो ब्रह्मा की तो यह एक पौराणिक नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारा जल का प्रवाह मिलता है, तो यह हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी के जो है ऊपरी मार्ग में मीठा जल और उसके निचले भाग में खारा जल का प्रवाह पाया जाता है। 66 नंबर प्रश्न में है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन, जानते भी होंगे आप सभी लोग। 67 नंबर प्रश्न में है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस समय उस नदी का नाम पद्मा हो जाता है। साथियों यह एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज है। ठीक है, सभी जगह कराए जा रहे हैं और सभी अपने आप में बेहतरीन क्लास होगा, इसमें नो डाउट है। लेकिन दोस्तों आप एग्जामिनेशन दे के आएंगे उसके बाद पढ़ेंगे या एग्जामिनेशन से पहले पूर्व पढ़ के जाएंगे इस सेट को, यह आप पे डिपेंड करता है। तो मेरी मानिए जहाँ से आप पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन एक बार इस एनसीईआरटी का जो ये सीरीज़ चलाया जा रहा है सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के माध्यम से ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो एग्जामिनेशन के बाद हम आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि प्रश्न यहाँ से आए हैं कि नहीं। और मुझे विश्वास है साथियों कि यहाँ से बहुत सारे स्टैटिक प्रश्न आपके टकराने वाले हैं, यानी कि एग्जामिनेशन के थ्रू जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे मैच होने वाले हैं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हम प्रश्न को आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 68 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बर्फ से ढकी झील जिसका नाम है घेपन, ठीक है, बर्फ से ढकी झील घेपन जो है वह कहाँ स्थित है, तो वह आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख यानी कि एस्चुअरी का नहीं बनाती है, तो यह नहीं बनाती है महानदी, ऑप्शन नंबर बी।
70 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, वह कौन सी है? तो यह हो जाएगी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर क्लाइमेट से पूछा जाएगा प्रश्न। तो क्लाइमेट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अगले स्लाइड में हम लोग कवर करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को करने जा रहे हैं, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यह जो अभी प्रश्न हम लोग करेंगे वह जलवायु से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं किस समय पाई जाती है? तो यह पाया जाता है, पूछा गया है प्रति चक्रवातीय दशाएं, ठीक है। तो यह एंटी साइक्लोनिक जो है कंडीशन पाई जाती है दिसंबर से मध्य फरवरी तक के मध्य में। दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोपेन के जलवायु का विभाजन किया है ना उन्होंने, जलवायु को भाग में बांटा है। तो उस जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून AMW पाई जाती है? तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह क्या है? तो वह हो जाएगा आपका असमान वर्षा। अगर समान रूप से वर्षा होगी तो सूखा तो नहीं होगा ना, तो असमान वर्षा होती है, वही सूखा का परिणाम होता है। चौथे नंबर प्रश्न है कि किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर रहा है? तो उसने UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम है, उसके सहयोग से झारखंड के द्वारा जलवायु केंद्र की स्थापना की जा रही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बहुत साधारण प्रश्न है, मेघालय में। मेघों का शहर है इसीलिए मेघालय कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है? आंधी उत्तर प्रदेश, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम बंगाल और आम वर्षा उड़ीसा नहीं, ठीक है। आपको केरल या तमिलनाडु कह सकते हैं, ठीक है, केरल या तमिलनाडु भी कह सकते हैं। यहाँ पे आम्र वर्षा होती है, उड़ीसा में नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से संबंधित है, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन, ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है? किस कारण से तमिलनाडु में वर्षा होती है? तो यह होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो यह नहीं करता है कौन सा? गल्फ स्ट्रीम, जबकि अल नीनो तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम इसे प्रभावित करती है, गल्फ स्ट्रीम इसे प्रभावित नहीं करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका वर्णन सबसे पहले अल मसूदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अल मसूदी क्या था? एक भूगोलवेता था। अब देखिए साथियों, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, अलर्ट जोन लास्ट टाइम, इसके बाद मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। अलर्ट जोन क्या? अपने ज्ञान बिंदु का सेट दिया है, प्रश्न उससे यह मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर ही रहा है, और सारे प्रश्न मैच करेंगे। रही बात सेट की, तो सेट का प्रश्न तो यहाँ से मैंने मेरे NCERT के MCQ से तो करेगा ही, साथ ही साथ आपका एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन मैच करेगा तब जो है आप मुझे, मैं उसके बाद आपसे मिलूँगा, और आप जो लोग इस टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं उन्हें कितना आनंद आएगा। तो मुझे तो आनंद अभी से आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पेपर यहीं से आने वाले, तो बिल्कुल आप स्कैन कर जाइए। तो यह क्या था? अल मसूदी जो था वह भूगोलवेता था, भूगोलवेता था। कहाँ का? यह अरब का था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए भारतीय नगर में सामान्यतः वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब ज़्यादा से कम वर्षा कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा सबसे यहाँ पे कोच्चि, फिर कोलकाता, फिर पटना, तब दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले हो जाता है? तो सबसे पहले केरला में होता है, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा यानी कि शुष्क स्थान है? तो सबसे सूखा शुष्क स्थान हो जाएगा आपका लेह। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ।
अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो भारत का सबसे ज़्यादा अगर वर्षा की बात करें तो साथियों दक्षिण पश्चिमी मानसून से यह प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता होती है, आखिर क्यों ऐसा होता है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कौन सी है? तो यह हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबसे ज़्यादा दैनिक टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो वह किस भाग में पाया जाता है? वह हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो है सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो यहाँ पे उपाद्र महाद्वीपीय, ठीक है, उपाद्र महाद्वीपीय की अगर बात करें तो यह जो क्या कह रहा है कि किस प्रकार की जलवायु, तो यह उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। 20वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जो है वह जोन यानी कि ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो कि कहाँ पे स्थित है? वह आपका पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य स्थित है। 21वें नंबर प्रश्न में है कि मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, तो यह किसके कारण इंगित होता है? तो यह हो जाएगा आपका साफ आकाश के कारण, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और साथ ही साथ स्थल पर तापमान के बढ़ने से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? तो यह किस स्थान पर नहीं चमकेगा? यह दिल्ली में कभी भी सिर के ऊपर जो है सूर्य नहीं चमकेगा, लंबवत की अगर बात की जाए। 23 नंबर प्रश्न में है कि राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो है यहाँ पे कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, यही इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है, जिसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होती है? तो यह आपका भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ का क्या होता है? यह उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है और यहीं से क्या होता है? भारत में यह प्रवेश करता है। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी व्यवस्थाओं के लिए कौन सी भौगोलिक घटना जो है वह उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगी अल नीनो, ठीक है। भारत में जो असामान्य मौसम जो रहता है, एक जैसा नहीं रहता है, इसके लिए अल नीनो उत्तरदायी कारक है। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दिल्ली में आर्थिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण होता है? मैंने आर्थिक पढ़ लिया। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का यानी कि सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब अधिक हो जाता है, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, तो ऐसा क्या कारण होता है? तो यह हो जाएगा समुद्र से उसकी दूरी के कारण, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो किन कारणों से आता है? तो यह तापमान में गिरावट से, वर्षा में बदलाव से और मृदा का अनुपजाऊ होना, है ना। यह क्या होता है? हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों से वनस्पति में परिवर्तन इसी कारण से होता है। अगर उपजाऊ नहीं होगा तो वनस्पति में चेंजिंग तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वर्षा में बदलाव होगा, उससे भी इस पर फर्क पड़ेगा, तापमान में गिरावट होने से भी फर्क पड़ेगा, पर तेज़ हवा से उतना ज़्यादा नहीं, फर्क तो फिर भी पड़ता है, फ़र्क होता है, डिफरेंसेज होती हैं, पर उतनी ज़्यादा नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम और औसत वार्षिक वर्षा होती है? अधिकतम की अगर बात की जा रही है तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29, 29 नंबर प्रश्न में है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, कथन दे रहा है, कथन और कथन आर भी दे रहा है, पाई जाती है।
और भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है। पूछा गया है यहाँ पे इसमें से कौन सा कथन ए व कारण दोनों सत्य है, आर ए की सही है, इसमें से क्या होगा आंसर आपका। तो देखिए यह क्या है, ए सत्य है, यानी कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो सही बात है। लेकिन भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है इसलिए नहीं, कारण जो है यह नहीं है, ठीक है। तो यह कि आपका यह कथन हो जाएगा और यहाँ कथन न दे के यहाँ पे कारण होना चाहिए, तो यह कारण जो है आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। तो क्या होती है, कौन सा कंडीशन होता है, तो 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो क्या होता है, मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का वह दिन होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब और तमिलनाडु। 32 नंबर प्रश्न में है कि मालाबार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो यह जलवायु जो है वह हो जाएगा आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, आम्र वर्षा जिसे मैंगो स्वर के नाम से जानते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, तो यह होता है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है प्रश्न संख्या 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा है वह पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ उष्ण जल के स्रोत है और दूसरी तरफ भारत के राज्य है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए लसुंदरा जो कि उष्ण गर्म जल का स्रोत है और राजस्थान में नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा। जबकि अबलोली गर्म जलधारा है, जल का स्रोत है, वह महाराष्ट्र में स्थित है। मणिकरण गर्म जलधारा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और सोहना जो है उष्ण जल का स्रोत है गर्म जल का, जो कि हरियाणा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, यह जो है साथियों यह प्रश्न जो हमसे पूछा जा रहा है या हम आपको बताने जा रहे हैं, यह प्रश्न साथियों मिट्टी से संबंधित चैप्टर का है, यानी कि मृदा से संबंधित चैप्टर का है। तो इसका पहला प्रश्न है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मृदा को क्या कहा जाता है। तो इसे बांगर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरे नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा या स्वतः कृष्य मृदा के नाम से जानते हैं। तो यह कपास की काली मिट्टी होती है जिसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। दुमटी यानी कि लोम मृदा में मृदा का कौन सा कण पाया जाता है अथवा मिलता है। तो सभी प्रकार के कण इसमें पाए जाते हैं। 5वें नंबर प्रश्न में है कि भारत में द्वितीयक सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है। तो लाल मृदा जो है वो भारत में सर्वाधिक विस्तार है, इसका ऑप्शन नंबर सी। 6ठे नंबर प्रश्न में है कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। लवणीय मृदा की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। 7वें नंबर प्रश्न है कि फसल चक्र जो है वह आवश्यक होती है। तो फसल चक्र किसके लिए आवश्यक होती है। तो इससे क्या होता है कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु है। होता क्या है, इसमें फसल को बदल बदल के इसका क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। तो इससे मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, इसे ही फसल चक्र के नाम से जाना जाता है।
8वें नंबर प्रश्न में है कि प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। लौह चूना एवं पोटाश से समृद्ध होता है, तो यह सही है। नमी के प्रति धारणशील होता है, सही है। गन्ना उत्पादक में उपयुक्त होता है, कौन सा? काली मृदा के बारे में बात की जा रही है, तो यह सही है। और फास्फोरस और जैविक तत्व से समृद्ध होता है, यह ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक मिट्टी है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कपास के लिए काली मिट्टी ज़रूरत होती है और उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाएगा आपका रेगूर मृदा, ऑप्शन नंबर ए। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी होती है? जिसमें अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, छिद्र होते हैं, तो यह हो जाएगा चिका मृदा, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि की बात करें तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। 12 नंबर प्रश्न में है कि क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि के में महत्व की दृष्टि से भारतीय मृदा के कितने प्रमुख वर्ग होते हैं? तो यह 4 प्रमुख वर्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लेटेराइट मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा की बात की जाए भारत के संदर्भ में तो वह जलोढ़ मृदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम की अगर बात की जाए तो वह बलुई मिट्टी में होती है, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है कि मृदा का कौन सा प्रकार जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो यह हो जाएगा जलोढ़ मृदा, जो पिछले प्रश्न में भी आया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ, जो कि मृदा से संबंधित ही है। साथियों, यह सेशन बहुत शानदार जा रहा है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन आपका सेगमेंट होगा। परीक्षा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, आप कंप्लीट एनालाइज करेंगे। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध कर देती है? तो यह कौन सा फसल होता है? यह होता है मटर। मटर जो है नाइट्रोजन से मृदा को क्या करता है? भरपूर कर देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी ताकि उससे क्या हो जाए, उसकी उर्वरता बढ़ जाए? तो आप जानते हैं उड़द बढ़ाने से, मान लीजिए कि किसान कभी भी एक तरह का फसल थोड़ी ना करता है, चेंज करके करता है। तो उड़द का अगर करेगा या किसी भी दाल का करेगा, मटर का करेगा, तो उससे उसमें नाइट्रोजन उर्वरक जो है पूर्णतः वापस आ जाते हैं और इससे मृदा क्षमता उसकी बढ़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कमी होती है? तो यह हो जाएगा आपका जस्ता। भारत की जो मृदा है उसमें जस्ता की कमी सबसे ज़्यादा होती है। 20वें नंबर प्रश्न में है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मृदा पाई जाती है। मृदा के इस रंग का प्रमुख कारण क्या होता है? किसके कारण यह लाल होती है? तो यह हो जाता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, लौह तत्व की इसमें विद्यमानता होती है, इसी के कारण। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? किस कण का व्यास की अगर बात की जाए तो यह मृत्तिका, ठीक है, मृत्तिका कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। 22वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोशन के सही क्रम को पहचानिए। अब बात की जाए मृदा अपरदन की, ठीक है, तो इसका सही क्या है? अस्फाल अपरदन, फिर परत अपरदन, रील अपरदन और अवनालिका अपरदन, यह सही क्रम है मृदा के अपरदन की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो सबसे आदर्श मृदा हो जाएगी जलोढ़ मृदा। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है।
24 नंबर प्रश्न में है कि ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो एन्सेप्टिलोसोल्स की अगर बात की जाए, इस प्रकार की मृदा ICAR का एक रिपोर्ट आया है, उसमें क्या किया है कि भारत में इस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 25वें नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी कि इरोशन से अत्यधिक प्रभावित होता है। तो यह क्षेत्र है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंबल की घाटी। 26 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्र गति से होता है। तो सबसे अधिकतम तीव्रता से होता है क्या चीज़, भूमि का अपरदन। तो यह होता है सोरघम को लगाने से, इस पौधे को लगाने से भूमि का अपरदन सबसे अधिक गति से होता है। 27वें नंबर प्रश्न में कि जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो जलोढ़ मृदा के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही है। इस मृदा में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, किस प्रकार की मृदा में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है। तो सबसे ज़्यादा काली मृदा की अगर बात की जाए, इसमें कार्बन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं फेरम ऑक्साइड यानी कि लाल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी यहाँ तो पाया जाता है लोहा और साथ ही साथ एल्युमिनियम कह दिया है। लौह रहता तो लाल मिट्टी आता और एल्युमिनियम आ गया, तो ये देखिए प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया। अगर लौह मैंने अगर सिर्फ पढ़ा रहता, एल्युमिनियम नहीं पढ़ा रहता, तो यहाँ लाल हो जाता। लेकिन अगर लौह और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं तो यह यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30, उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा से किस मिट्टी को जाना जाता है। करेल या करेवा मिट्टी, ठीक है। तो यह काली मिट्टी को करेल मिट्टी या करेवा मिट्टी भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, किसका उपयोग मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन समाधान है। तो यह हो जाएगा जिप्सम, ठीक है। जिप्सम मिला देने से क्या होती है, इसकी लवणता और क्षारीयता की समस्या का समाधान संभव हो पाता है। 32 नंबर प्रश्न है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, यानी कि सबसे बेहतर होना चाहिए जो अनुकूल होता है। तो यह पीएच मान हो जाएगा 6 से 7 अगर है तो सामान्य फसल उगाने के लिए यह पीएच मान क्या होता है, अनुकूल होता है। 33वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। अब एक तरफ आपका प्रदेश है और उस प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है। तो सही आपका क्या करना है, किस प्रदेश में कौन सी मिट्टी होगी उसका आपको सही सुमेलन करना है। तो सबसे पहले कर्नाटक का पठार आता है, ठीक है। कर्नाटक के पठार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका लाल मृदा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में है नागपुर की पठार, वहाँ पे लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मृदा पाई जाती है। और मालवा की पठार में रेगूर मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ उत्तरी सरकार तट की अगर बात की जाए तो यह प्रदेश है जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पीट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो यह सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती है पीट मिट्टी। लेटराइट मृदा से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है। तो इसका संबंध है कॉफ़ी से। लेटराइट मिट्टी जो है, लेटराइट मृदा कॉफ़ी के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी होती है, सर्वाधिक अनुकूल कह सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न में है कि काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, इसे स्थानीय भाषा में रेगूर ठीक कहा जाता है, रेगूर मिट्टी कहा जाता है, काली करेवा मिट्टी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है काली मिट्टी, तो बिल्कुल ये भी सही है। इसमें आर्द्रता, नमी धारण करने की उच्चतम क्षमता होती है और निम्नतम क्षमता बलुई मिट्टी में होती है, तो यह भी आपका सही है। और यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो सिर्फ हिमालय क्षेत्र में इसका कोई नहीं है, यह बिहार की जगह में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो हिमालय से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किसका संबंध नवीन जलोढ़ मृदा से है।
नवीन जलोढ़ मृदा की अगर बात की जाए तो खादर मिट्टी का संबंध जो है वह नवीन जलोढ़ मृदा से है। यह इस प्रकार का मिट्टी है। किस प्रकार की मृदा में जल की मात्रा अधिकतम होती है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा होती है? तो अभी आपने थोड़ा देर पहले मैंने इसका डिस्कशन किया था। तो सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है काली मिट्टी में, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है कि मृदा में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यह मटियार मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर प्रश्न में है कि मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो सबसे प्रभावित राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त मृदा जो कि चाय बागान के लिए होती है वह अम्लीय प्रकार की मृदा, यानी कि अम्लीय प्रकार की मिट्टी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लौह की अधिकता, यानी कि लौह की अधिक उपस्थिति के कारण अनूवर होता जा रहा है, यानी कि अनुपजाऊ होता जा रहा है? तो यह हो जाएगा आपका आंसर लेटराइट। लेटराइट मृदा में सबसे ज़्यादा लौह की अधिकता होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इससे यह क्या होता है, अनुपजाऊ होते जा रहा है, जिसे हम अनु उर्वर के नाम से जानते हैं। 42वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो इससे लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, तो यह कौन सी है? यह हो जाएगा मृदा। ऑप्शन नंबर ए। 44वें नंबर प्रश्न में है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, यह आपका VBI प्रश्न है साथियों। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर NCERT ज्योग्राफी के MCQs को आप इस चैनल के माध्यम से करेंगे तो यहाँ से आपका स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी जो है, अगर हम यह ज्योग्राफी चूँकि चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसी की हम बात करेंगे, तो ज्योग्राफी आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा और स्टैटिक जीके भी यहाँ से कंप्लीट होगा। अगर आप सारा क्लास यहाँ से करते हैं, आपका एग्जामिनेशन बेहतर हो जाएगा। कुल मिला के मैं इतना कह सकता हूँ, इतना आपसे दावा कर सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 45, जो कि इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। उसके बाद हम आगे मिलेंगे आपका पार्ट 3 और पार्ट 4 के माध्यम से। तो उस पार्ट 3 और पार्ट 4 के माध्यम से, यानी कि 1, 2, 3 4 पार्ट में बनेगा और संपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल कंप्लीट होगा, भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। तो वह चारों क्लास देखिएगा। एक क्लास पहले अपलोड किया जा चुका है और यह एक क्लास जो है यह अपलोड करना है, ठीक है। तो 45 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मृदा का अभाव पाया जाता है, यानी कि कमी पाई जाती है? तो यह पाया जाता है पॉटजॉल मृदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से यह सेशन यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में हम आपसे मिलेंगे और फिर उसके बाद इसका पार्ट 4 आएगा, जिसमें इस 1, 2, 3 इस 4 पार्ट में आपका भारत का भूगोल जो है वह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़रूर इस सारे वीडियो को आप देखेंगे और एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।